हेलो गाइज, आज हम लोग जो है तो टिश्यू जो है तो आपका चैप्टर जो है तो यूनिट जो है चैप्टर नंबर 6 है आपका और क्लास 9th है। गाइज हम लोग इसके पहले द फंडामेंटल यूनिट पढ़ चुके थे, इसका आपको बायो का जो है, और अभी इसके जस्ट पहले अपन पढ़े हैं फिजिक्स का पार्ट जो है मोशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो है तो फिर से आपका क्या चल रहा है, बायो। एक यूनिट आपका बायो को ले लेंगे और एक यूनिट आपका फिजिक्स का ले लेंगे। केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है जो है तो 5 यूनिट तक, फर्स्ट से लेकर 5 तक। तो आप लोग जो है तो अच्छे से पढ़िए और जो आपका क्वेरी हो आप क्वेश्चन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना अपने को, टिश्यू के बारे में जानना है कि टिश्यू क्या है। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि जो सभी जीव हैं वो किसके बने होते हैं, आपके कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें जो है तो एक कोशिका के द्वारा ही क्या किया जाता है, जो भी कार्य है सब किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति होती है। भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। यानी कि अमीबा जो होता है तो एक कोश की जीव होता है, उसमें जो भोजन की गति लेने के लिए होती है उसके देखिए ना कूट पाद किस प्रकार से जो फैलाते हैं और क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। उसमें गैसीय विनिमय भी उसी ऊतक के द्वारा होता है। उत्सर्जन क्रिया भी उसी से होती है क्योंकि एक कोशिकीय होता है, इसलिए तो सभी जो है तो एक ही कोशिका के द्वारा उसके जो अमीबा के हैं सभी कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन बहुकोशिका जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है जिससे गति होती है। ह्यूमन बींग्स में तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। जो अपनी नर्वस सिस्टम तंत्र है वो क्या कार्य करती हैं, जो तो कोशिकाओं को संदेश देती हैं। रक्त का कार्य क्या है, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को वहन करना है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त है, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के क्या हैं, ये उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग बने होते हैं गाइज। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, पौधे जो होते स्थिर होते हैं क्योंकि वे गति नहीं करते हैं। चूँकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, जिस प्रकार प्लांट में देखिए बाहरी सतह में पाए जाते हैं। जो दूसरी ओर जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। जंतु जो है तो इधर उधर विचरण करते हैं क्योंकि उन्हें भोजन के खोज में जो है तो घूमना ही पड़ता है। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों, पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभाज्योतक तथा स्थायी ऊतक जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती।
अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया, जो भोजन करने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से अलग अलग। संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब क्या है, आपका पादप ऊतक है, विभाज्योतक है। क्रियाकलाप 6.1 में देखें, दो शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में ये देखिए दिखाया गया है, किस प्रकार से रख देते हैं। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों के मूलों की लंबाई मापते हैं। जो मूल होते हैं, इसकी जो जड़ होती है उसकी क्या करते, लंबाई मापते हैं। पहले दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। तो देखिए क्या, जब जिसका मूल आप बार बार काट देंगे तो क्या होगा, उसमें तो वृद्धि नहीं हो पाएगी ना। कैसे वृद्धि होगी, और जिसे नहीं काटेंगे तो उसमें वृद्धि होगी। तो उसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है 5 दिन तक रख करके, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें लिखना है। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है। इसमें देखिए दोनों में से देखिए ए और बी जैसे रखा हुआ है, मान लीजिए जार फर्स्ट है जार सेकंड है, तो अगर सेकंड वाले के जैसे बार बार कट कर देते हैं तो भाई इसका तो मूल नहीं बढ़ेगा, और जो फर्स्ट वाला है तो उसका मूल बढ़ेगा। हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती है। देखिए ऊपरी हिस्सा जब काट देंगे तो उसमें वृद्धि कैसे करेगी, क्योंकि कुछ निश्चित एरिया में ही तो वृद्धि होती है, जैसे अभी अपन ऊपर पढ़े हैं। इसलिए इसको अगर बार बार कट कर देते हैं तो कैसे बढ़ेगा। जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देगी, क्योंकि जब इसका जो है तो एक मतलब एक निश्चित क्षेत्र में क्या होता है, इसका जो है तो वृद्धि होती है, और उसी को जो जहाँ पर वृद्धि वाला एरिया है अगर उसी को ही कट कर देंगे तो क्या होगा, वो वहाँ से वृद्धि करना बंद कर देगा। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये विभाज्योतक किस भाग में स्थित हैं। विभाज्योतक की उपस्थित वाले क्षेत्रों के आधार पर उन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम या पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जो आपकी जो स्टेम होती है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो शीर्षस्थ है, एक कैम्बियम है, पार्श्वीय यानी लेटरल है, एक अंतर्विष्ट है। इंट्रा मतलब जो आपका एपिकल होता है, इंट्रा कैलोरी होता है, और इसके बाद जो है तो लेटरल होता है। 3 भाग में इनके क्या होते हैं, यह विभाज्योतक उपस्थित होते हैं। भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभाज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं उनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। ये देखिए जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए किसका दिया हुआ है, देखिए इसमें किसी पौधे के विभाज्योतक किस, मान लीजिए कोई प्लांट है उसमें किस प्रकार से विभाजन होता है। तो सबसे पहले इसका एपिकल पार्ट होता है, जो सबसे ऊपरी भाग, उसमें मतलब विभाजन की क्षमता पाई जाती है। फिर इसके बाद ये देखिए इंट्रा कैलोरी जो है तो मेरिस्टेमेटिक यानी कि आपका अंतर्विष्ट विभाज्योतक है। जैसे मान लीजिए ऊपर, जैसे मान लीजिए घास को जैसे गाय बैल जो भी चार लेते हैं, फिर वो कहाँ से जैसे वो होती है तो वो अंतर्विष्ट यानी कि इंट्रा कैलोरी जो है तो मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है। उसके माध्यम से जो है तो घास क्या होती है, फिर से कोई भी प्लांट उसमें जो है तो
पत्तियाँ जो है बढ़ने लगती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है, मतलब 3 प्रकार से विभाजन पाए जाते हैं प्लांट में। एक तो शीर्षस्थ होता है, एक जो होता है इंट्राक्लोरी होता है आपका, एक जो होता है लेटरल होता है। 3 प्रकार से इसमें जो है विभाजन की क्षमता पाई जाती है। किसी पौधे में विभाज्योतक की स्थिति प्ररोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होती है, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है। तो किसमें पाया जाता है, आपका रूट में पाया जाता है और स्टेम में पाया जाता है, तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि इसके लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक या कैम्बियम के कारण होती है। जो आपको लेटरल जो मेरिस्टेमेटिक है तो उसमें से किसमें होती है, जो तने की परिधि होती है उसकी चौड़ाई में जो है तो क्या होती है, उसकी चौड़ाई में, और जो आपके जड़ मूल पाए जाएंगे उसमें जो है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। अंतर्विष्ट विभाज्योतक कुछ पौधों में पर्वसंधियों के पास पाए जाते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, यानी कि सेल वॉल पाई जाती है, और आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो प्लांट होते हैं उनमें। उनके पास रसधानी होती है, बड़ी सी वैक्यूल भी होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है, मतलब जो जीवधारी होते हैं उनमें क्यों नहीं पाई जाती है रसधानी? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। अब स्थायी ऊतक जो है तो परमानेंट टिश्यू जो है तो क्या है, विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। क्रियाकलाप 6.2 एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काट लीजिए। अब एक पौधे लेना है और उसका क्या करना है, एक ब्लेड के माध्यम से, किसी के माध्यम से क्या करना है, तना का काटना है और माइक्रोस्कोप में रख करके देखना है। तो सबसे ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है, देखिए इसमें ट्राइकोम पाया जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, क्यूटिकल की परत है। फिर इसके बाद क्या है, म्यूसिलेगिनस कैनाल है, जो यहाँ ये देखिए सेंटर में पाया गया है। ये क्या है, ये आपको द्विबीजपत्री है। फिर इसके बाद क्या है, एपिडर्मिस है, यानी कि सबसे ऊपरी भाग में क्या है, एपिडर्मिस है। फिर हाइपोडर्मिस पाया जाता है। इसके बाद कॉर्टेक्स है। फिर इसके बाद एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, मज्जा किरण है, जाइलम है और संवहन बंडल है। संवहन बंडल में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। पिथ है, जो ये संरचनाएं हैं गाइज, इसके बारे में हम डिटेल में कि सबका क्या कार्य है, जैसे ट्राइकोम है, क्यूटिकल है, म्यूसिलेग्निन है, इसका जो शॉर्ट्स में एक डाल दूंगी कि इन सब के क्या क्या कार्य हैं, तो सबके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अब सभी सेक्शन को सेफ्रिनिन से रंजित करें। अब जो अपन मतलब उसमें देखने के लिए लेंगे, स्टेम को काट करेंगे, उसे क्या करेंगे, सेफ्रिनिन से रंजित कर लेंगे, रंग लेंगे। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 में इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान हैं? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? हम पौधों के मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। सरल स्थायी ऊतक जो है तो आपका परमानेंट टिश्यू जो है तो देखिए सिंपल जो है तो टिश्यू क्या है आपका, ये एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं के कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्त वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं, यानी कि अगर आपसे पूछे कि पैरेन्काइमा किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो ये जीवित सेल है, आपकी जीवित टिश्यू है, जीवित कोशिकाएं हैं। और ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं, जो कौन सी पैरेन्काइमा कोशिकाएं,
तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है और ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण, यानी कि जो पैरेन्काइमा कोशिका इसमें क्या होता है, भोजन का भंडारण होता है। ये देखिए अंतर कोश की स्थान है और इसमें ए और बी जो दिया हुआ है और इसमें क्या है, देखिए कोशिका भित्त पाई जाती है। ये बड़ी सी वैक्यूल या रसधानी होती है जिसमें भोज्य पदार्थों का जो मिनरल्स होते हैं सब क्या होते हैं इसमें एकत्रित होते हैं। और ये क्या है, केंद्रक दिया हुआ है और भित्त की मोटाई सबसे ऊपरी भाग में जो सेल होती है, सेल वाल होती है, वो किस प्रकार से कितनी थिकनेस होती है वो दिया हुआ है। विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है। यानी कि ए में जो है तो देखिए पैरेन्काइमा की संरचना दिखाया हुआ, बी में जो है तो कोलेनकाइमा की संरचना दिखाया गया है। इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा कनप्रस्थ सेक्शन अनुदैर्ध्य सेक्शन है, यानी स्क्लेरेनकाइमा है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा 3 प्रकार की जो है तो ये पाई जाती हैं। तो इसमें देखिए क्या है, सरल छिद्र युग्मक है, इसमें संकीर्ण ल्यूमिन लिमित मोटी भित्त पाई जाती है। फिर क्या करती हैं, कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। पैरेन्काइमा ऊतकों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा हरित ऊतक भी कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ यानी कैविटीज होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती रहती हैं। यानी कि जो क्लोरेन्काइमा कहा जाता है जिसे, इसमें क्या होती हैं, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा कोशिकाओं के मध्य क्या होती हैं, हवा की गुहिकाएँ होती हैं, यानी कि उसमें हवा भर जाती है, जिसके वजह से जल में क्या रहती हैं, तैरती रहती हैं। जल में आप देखेंगे कुछ प्लांट ऐसे ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, वो कभी डूबते नहीं हैं। किसके कारण, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाती है, हवा भर जाती है, इसलिए। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी कहते हैं। एरेन्काइमा का उदाहरण कौन सा है, तो पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा मतलब जो है तो कोई भी पूछेगा तो इसके अंदर क्या होती हैं, हवा भर जाती है, जिसके वजह से प्लांट क्या होते हैं, वाटर में आपके तैरते रहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। यानी कि जो प्लांट होते हैं जिसमें लचीलापन पाया जाता है उसके किसके कारण पाया जाता है, जो कोलेनकाइमा होती है इसके कारण होता है। जैसे अपन कोई भी डाल को खींचते हैं तो पकड़ के खींचते हैं तो जल्दी नहीं टूटती, क्योंकि उसमें क्या रहता है, लचक पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है, किसके कारण, कोलेनकाइमा के कारण, इसलिए जो है तो जल्दी नहीं टूटता। यह पौधों के विभिन्न भागों में पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यानी कि जो पत्तियां होती हैं और तना होता है उसको बिना मतलब टूटे हुए उसमें क्या लाता है, लचीलापन, जिसमें से वो क्या होते हैं, डाल या टहलियाँ जो होती हैं मुड़ जाती हैं। यह पौधों को क्या करती हैं, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं, मतलब प्लांट को ये सहारा देती हैं। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। चित्र फिर बी में देखना है कि एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है, जो अभी अपन देखे हैं। कौन सा चित्र है, देखिए 6.4 बी में, 6.4 बी में ये क्या है, स्क्लेरेन्काइमा का उदाहरण है। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक जो है पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। यानी कि स्क्लेरेन्काइमा जो होता है तो किस प्रकार का होता है, वो कठोर होता है और मजबूत बनाता है। जैसे हमने क्या नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियाँ प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह चित्र 6.4 सी में यह ऊतक तने के संवहन बंडल के समीप तनों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। क्रियाकलाप 6.3 है। रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए और इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बूंद सेफ्रेनिन विलयन की डालिए।
ये देखिए आपका क्या है, द्वार कोशिकाएं जो होते हैं एपिडर्मिस कोशिकाएं, पार्श्वदृष्ट और पृष्ठदृष्ट। इसमें क्या है, ये रच्छी कोशिकाएं यानी स्टोमेटा जो है तो गार्ड कोशिकाएं हैं, और एपिडर्मिक कोशिका है ये क्या है, स्टोमेटा है, और ये रच्छी कोशिकाएं हैं इसके बाहर है, और ये जो आंतरिक ये जो छिद्र दिख रहा है वो क्या है, इसका स्टोमेटा है। कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। एपिडर्मल जो होती है तो क्या होती है, मोम जैसी परत बनाती है, जिससे उसके अंदर क्या ना हो, पानी ना घुसे, नहीं तो क्या होती है, ये जो आपके टिश्यू होते हैं वो खराब हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से, जो परजीवी होते हैं उनसे भी उनसे बचाव करती है। पौधों की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का है। एपिडर्मल जो कोशिका है तो क्या करती है, रक्षा करती है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतराकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। मतलब इसमें कोई अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, ये अपने आप में सॉलिड रहती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः इनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती के एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्र को देख सकते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकालना की क्रिया भी क्या कहलाती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। याद रखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें कि वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, तो आपके स्टोमेटा जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा क्या है, होती हैं। फिर जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पत्ती सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभाज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है कार्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्त पर क्या होता है, सुब्रिन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाती है। मतलब जो सुब्रिन नामक पदार्थ होता है, तो जो बाहर जैसे जो छाल प्लांट में होते हैं, जैसे नीम के पेड़ में आपको साधारणतः देखने को मिल जाएगा, छाल होता है उसमें क्या होता है, सुब्रिन होती है। नहीं तो उसके अंदर अगर हवा और पानी प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएंगे, जो प्लांट होंगे तो खराब हो जाएंगे। छाल कोशिकाएं हैं और फटी हुई ये क्या है, एपिडर्मिस है, रच्छी ऊतक। फिर इसके बाद क्या है, जटिल स्थायी ऊतक है। गाइज अब क्लास बड़ी हो जाएगी, 23 मिनट की क्लास हो चुकी है। इसके बाद अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ से जटिल स्थायी ऊतक से। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है? आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मेरा एक नया चैनल है जो आपका NCERT साइंस लर्निंग के नाम से, आप उसे भी जो है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब अगले आने वाले टाइम में उसी में सभी वीडियो डालेंगे गाइज। थैंक यू सो मच।